अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर का जो हमारा डिस्कशन है इसका पिछले लेक्चर से कोई लिंक नहीं है और एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा होता है पेपर में, उसी लिहाज से ही इसको डिस्कस करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से ये टॉपिक है हमारे पास, तो हम इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं कि ये होता क्या है, कैसे डिफाइन होता है और क्या इसकी डिटेल्स हैं, तो हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, कल जो लेक्चर कंडक्ट हुआ था वो लेक्चर जो है वो अपलोड हो गया है। आप लोगों को अभी वो सेंड नहीं हो सका, तो वो इंशाल्लाह अभी क्लास के फौरन बाद वो सेंड हो जाएगा और उसके साथ ये भी लेक्चर सेंड हो जाएगा। तो दोनों अभी जो है वो क्लास के बाद सेंड हो जाएंगे, तो उसको फिर आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी का, ये टॉपिक जो है वो पिछले कई सारे टॉपिक्स को लिंक करता है आपस में, तो डायरेक्टली इसका किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये होती क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें जो हैं वो याद रखें, और इस बात को मैं अभी जस्टिफाई भी करवाता हूँ। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अगर दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और इस बने हुए बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है। तो अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ हो और उस बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करना हो, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ हो और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप उसको एनर्जी देंगे, तो जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दी जाती है उस एनर्जी को नेम दिया जाता है बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है जी, तो बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से बनती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि जैसे अगर दो एटम्स हैं और वो आपस में बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, ठीक है, जब ये दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने आएंगे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते वक्त ये कुछ ना कुछ एनर्जी का अमाउंट जो है वो लाजमी तौर पर रिलीज करेंगे। तो जब दो एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करने आ रहे होते हैं और उस दौरान वो एनर्जी रिलीज करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है अगेन वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। यानी जो पहला केस है कि जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, पहला केस, तो इस हवाले से आप रखिएगा कि जब कभी भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और याद रखिएगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, यानी जब भी बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, तो वो बॉन्ड वहां पे जाके ब्रेक होगा। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। इसी तरह से जब बॉन्ड की फॉर्मेशन दो एटम्स के दरमियान में हो रही हो, तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड फॉर्म होते वक्त हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन याद रखिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी के हवाले से ये चीज याद रखें कि अगर पूछा जाए कि बच्चों बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक चेंज है, तो ये चीज याद रखें कि जो बॉन्ड एनर्जी है ये एंडोथर्मिक भी होती है और ये एक्सोथर्मिक भी होती है। ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और वो ब्रेक होने जा रहा है, तो जो एनर्जी दी जाएगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। या अगर दो एटम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अमाउंट दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। यानी अगर अगर आपसे कहा जा रहा है कि सपोज हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कुछ भी है एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब है कि चाहे हाइड्रोजन के एटम में बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो या इनके एटम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, दोनों कंडीशन में जो एनर्जी चेंज आएगा वो एक्स वाई जेड रहेगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं समझाऊं, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि फॉर एग्जांपल भाई आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है वो 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दे दी। तो जब मैं इसको 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दूंगा, तो इस एनर्जी के प्रोवाइड करने पर हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये एटम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यानी ये जब बॉन्ड बनाए हुए थे तो बॉन्ड बनाते वक्त ये उस वक्त मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे,
और जब आपने बॉन्ड एनर्जी दी 104 किलो कैलोरी की, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए इस केस में जब मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एनर्जी आपने दी है वो हमेशा एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और जो एनर्जी आपने दी हुई है ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। इसी तरीके से अगर कहीं पे इस तरह की सिचुएशन हो कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है एक एक, और वो दोनों एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्म करने आ रहे हैं, तो जब वो एटम्स बॉन्ड फॉर्म करने आएंगे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान वो एनर्जी को वहां से रिलीज करेंगे। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको डेल्टा एच के नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा, और वो एनर्जी यहाँ पे अमाउंट वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगेन ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी, कि जब दो एटम्स आपस में ज्वाइन हो और ज्वाइन होने के बाद वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हो, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। यानी कहने की बात सिंपल इतनी है कि अगर आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल है, तो इस बात का सिंपल मतलब है कि अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी जगह पे आपने ब्रेक करना है तो 104 किलो कैलोरी एनर्जी वहां पे देनी पड़ेगी, और अगर किसी जगह पे हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होने आ रहा है तो वहां पर 104 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो एक केस में एंडोथर्मिक है, एक केस में एक्सोथर्मिक है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। यानी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हमेशा 104 किलो कैलोरी रहेगी, चाहे बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो चाहे बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। बस फर्क ये होगा कि एक केस में ये एनर्जी एंडो होगी, दूसरे केस में एनर्जी एक्सो होगी। वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो बहरहाल बॉन्ड एनर्जी इस तरह से डिफाइन की जाती है। तो बुक में दो डेफिनेशन दी हुई है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। एक तो ये डिफाइन किया हुआ है, दूसरा डिफाइन किया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम। दो एटम के दरमियान जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो जो एनर्जी वहां से इवॉल्व होती है तो वो एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो बात सिंपल सी ये है कि भाई ये इस तरह से डिफाइन होती है। अब बॉन्ड एनर्जी दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, वो रिलेशंस काम के हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, और उसके अलावा आपको एक डाटा मैं बुक से बता रहा हूं, वो डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। बुक में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको दी हुई है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, ज्यादा नहीं है, मतलब 5-6 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी दी हुई, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, और शायद क्लोरीन की, इस तरह की इन्होंने 4-5 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है। वो बॉन्ड एनर्जी का डाटा याद रखिएगा, एमसीक्यू में काम आ सकता है, इंटर के एमसीक्यू में भी काम आता है, और एनटीएस एमसीक्यू में उस डाटा से क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए वो डाटा याद रखिएगा। अगर मैं आपको जस्ट बुक मेरे पास इत्तेफाक से आज रखी हुई है, अगर मैं उसके जस्ट पेज नंबर में मेंशन कर दूं जहां पे बॉन्ड एनर्जी का वो डाटा आपको मिल जाएगा, तो वो वहां से आप जो है जरूर वो डाटा याद रखिएगा, क्योंकि आपको वहां से हेल्प आउट मिले हो जाएगा काफी ज्यादा, जब आप एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर 130 है, 130 पेज पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज दी हुई है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यूज है याद रखनी है। तो इसको याद रखिएगा, ये एनटीएस वगैरह में भी पूछ रहे होते हैं तो आपको हेल्प आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पेज 130 पे टेबल दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी का, वो टेबल जो है वो आपने याद रखना है। तो बाद में याद कर लीजिएगा, कभी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी के कुछ रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस मैं आपको समझाता हूँ, वो जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी को किस किस चीज से रिलेट किया जा सकता है। कुछ बातें कॉमन सेंस की हैं और कुछ बातें थोड़ा सा लॉजिक के हैं, उसको समझ लें। बॉन्ड एनर्जी का एक जो रिलेशन है हमारे पास वो बॉन्ड स्ट्रेंथ से है। आपकी कॉमन सेंस की कुछ बातें हैं, वो बातें समझना जरूरी है। अगर कॉमन सेंस सही काम कर रहा है तो जरा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हुआ है और उस बने हुए बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो अगर दो एटम्स के दरमियान ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म हुआ है और ब्रेक करना है, तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अब एनर्जी आपको कितनी ज्यादा देनी है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या कितनी कम देनी है, ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कितना ज्यादा वीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है
तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड वीक है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए एक जो रिलेशन यहां पे चल रहा है वो ये चल रहा है, याद रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड स्ट्रेंथ से अगर रिलेशन लगा निकाला जाए तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ से जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन यहां पे डायरेक्ट रिलेशन बनता है। और डायरेक्ट रिलेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि दो एटम्स के दरमियान जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, इसको उल्टा भी समझें, क्योंकि ये उल्टा जो समझा रहा हूं ये मैं अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके रेफरेंसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको यूं भी समझ ले कि दो एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करते वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे उनका बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब दो एटम बॉन्ड बनाने आते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, अगर थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब बॉन्ड वीक बना हुआ है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पे बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बना हुआ होगा। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब इसी रिलेशंस के ऊपर बहुत सारी बातें हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसी पहले वाले रिलेशन से दूसरा वाला रिलेशन में निकालता हूं कि भाई बच्चों, अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, तो उन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वो डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, यानी डिस्टेंस का मतलब है हम बॉन्ड की लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि वो एटम्स एक दूसरे से क्लोज होंगे या एक दूसरे से अवे होंगे। क्या होगा बताएं? एक दूसरे से, हाँ जी माहीन, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, एवन, सही 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 सही, ठीक है। तो जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो एक दूसरे से क्लोज होंगे। एक दूसरे से क्लोज होने का मतलब है कि वो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, और जितना ज्यादा शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो कम होता चला जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनते हैं तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है, एटम्स कुछ केसेस में टाइटली पैक हो जाते हैं। तो इसलिए जब एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी हम इसको यूं रिलेट करेंगे कि अगर बॉन्ड एनर्जी का हम रिलेशन यहां पे निकालें बॉन्ड लेंथ के साथ, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ कि जितनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी ये इंडिकेशन होगी इस बात की कि वहां पे बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसलिए एक रिलेशन ये है, ये रिलेशन याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह से एक रिलेशन और है जो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का है, वो ये है कि भाई बॉन्ड एनर्जी जो होती है उसको अगर हम रिलेट करना चाहें, हम उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर दो एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, दो एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है, दो एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे जैसे बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती चले जाएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, बॉन्ड ओवरऑल उतना स्ट्रांग हो जाएगा दो एटम्स में, और फिर उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको ब्रेक करना आसान होता है, तो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर डबल बॉन्ड की एनर्जी उससे ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी उससे ज्यादा होती है। तो इसलिए यहां पर जो है बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, उसकी एनर्जी फिर और ज्यादा होगी, और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी जो है वो और ज्यादा होती चली जाएगी। तो इसलिए यहां पर ये एक रिलेशन है
इस रिलेशन को भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स से इसका रिलेशन है। अच्छा, जब आप बुक उसको रीड करेंगे ना, तो बुक में टेबल के अंदर बहरहाल वैल्यू भी बकायदा दी हुई है, तभी मैंने वैल्यू ऊपर रिकमेंड किया कि वैल्यू जरूर देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे दो एटम्स के दरमियान में, वहां पे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो उतनी ज्यादा हाई होती चले जाएगी, ये चीज है। अच्छा, एक रिलेशन और है, और वो रिलेशन आई डोंट नो बुक में है या नहीं है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, काम आ जाएगा आप लोगों के। बॉन्ड एनर्जी का एक जो रिलेशन यहां पर है, वो रिलेशन यहां पर बनता है जनाब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो उतनी ज्यादा होती है। उनका बेसिकली बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर उतना बन जाता है, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ इसका जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट रिलेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे HF है, ठीक है, और HCl है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, और इसी तरह क्लोरीन की तकरीबन 3.5 होती है। अगर आप HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे, तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकलेगा 4 माइनस 2.1, यानी तकरीबन कितना 1.9। और अगर आप HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे, तो 3.5 माइनस 2.1, यानी जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पर निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तकरीबन 1.4 का आएगा। तो देखो, HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, HCl में वही डिफरेंस 1.4 का है। तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो वहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यानी HF की बॉन्ड एनर्जी HCl के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, यानी HF का जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, HCl का जो बॉन्ड बनेगा वो उसके कंपैरिजन में वीक बॉन्ड बनेगा। ये इस तरीके से होगा। तो इसलिए यहां पे चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई जो बॉन्ड एनर्जी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता चला जाए, तो वहां पे उनके बॉन्ड वीक होते चले जाते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी उसी लिहाज से कम होती चली जाती है। तो इसलिए ये बॉन्ड एनर्जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ जो रिलेशन है वो याद रखिएगा। एक और रिलेशन में यहाँ पे ऐड करो, एक आखिरी रिलेशन है। ये रिलेशन हम अक्सर ऑर्गेनिक में अगेन इसको भी यूज करते हैं। बॉन्ड एनर्जी और रिएक्टिविटी का आपस में बड़ा लिंक होता है। ये चीज याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये अक्सर पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, ये एनटीएस लेवल का एमसीक्यू है इस पे, कि रिएक्टिविटी जो होती है उसका याद रखिएगा, उससे उसका जो बॉन्ड एनर्जी के साथ रिलेशन बनता है रिएक्टिविटी का, वो बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन यहां पे बनता है। रिएक्टिविटी एंड बॉन्ड एनर्जी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिसका मतलब सिंपल क्या है, जिसका मतलब सिंपल ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कम है, अगर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कम है, तो इसका मतलब यह है कि उसका बॉन्ड वीक है। क्योंकि आप सबसे ऊपर पहला वाला रिलेशन देखें कि अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सबसे ऊपर वाला रिलेशन। ठीक है, तो अगर बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसका मतलब वहां पे बॉन्ड वीक बना हुआ है, और अगर बॉन्ड वीक बना हुआ है तो उसको ब्रेक करना आसान होगा, और जितना आसानी से ब्रेक होगा वो उतना तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, उतना तेजी से रिएक्ट कर जाएगा। तो असली चीज याद रखिएगा, रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। जैसे आप ऊपर वाली एग्जांपल देखें एक नजर, HF और HCl वाली। HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, HCl की बॉन्ड एनर्जी कम है। ठीक है, ये रिलेशन ऊपर हमने डिस्कस किया। अगर पूछा जाए विच वन इज मोर रिएक्टिव, HF या HCl, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आंसर दीजिए। HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, HCl की बॉन्ड एनर्जी कम है, इन दोनों में से ज्यादा तेज रिएक्ट कौन करेगा? माहीन, एमन, सही। एनीवन एल्स? समीरा, ठीक है जी। शाहिद साहब, गुड मॉर्निंग हो गई, कहाँ हो? अक्सा, सही है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, देखे 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 देखिए, बात सिंपल सी कहने की ये है
बात बिल्कुल सिंपल सी कहने की ये है कि भाई अगर आप इसको रिलेट कर रहे हैं तो रिलेट आप यूं करेंगे कि एच की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो भाई जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर यहां पर रिलेशन बना रहा हूं तो ये रिलेशन याद रखें कि क्योंकि HCl की बॉन्ड एनर्जी कम थी पिछली एग्जांपल में, HCl की बॉन्ड एनर्जी लो है, कम है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि HCl की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HF। ठीक है जी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत काम का रिलेशन। मैं इसमें पता है एक और बात ऐड करता हूँ, पूरा इसका एमसीयू बनाया था ना। HF हो गया, HCl हो गया, उसके बाद कौन आता है, ब्रोमीन आता है ना, तो उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, HBr हो गया। HBr की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक करें तो हाइड्रोजन की तो वही है, ब्रोमीन की तकरीबन जो होती है वो 2.8 के अराउंड होती है, 2.8 3 कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं जरा, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। ठीक है जी, 3.0। अच्छा, इसी तरह से उसके बाद अगला आपके पास कौन है भाई, आयोडीन होता है, हैलोजन। ये जरा बहुत काम का पॉइंट है, ये अगर इन्होंने पूछ ले तो बड़ा अच्छी अच्छी बात है। HI, आयोडीन ऐड कर लेता हूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है जी, HI में अगेन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.0 है और आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन 2.5 के अराउंड होती है, अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन की 2.1, सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पे जो बात आती है वो बात सिंपल सी ये आती है कि अगर आप HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें तो HBr में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा 0.9 का आ रहा है। ठीक है, और HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा 0.4 का। सही हो गया, तो इसका मतलब इन चारों में HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो HI में है, सबसे कम डिफरेंस। तो इसलिए सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी, सबसे लोवेस्ट जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो HI की होगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो सबसे कम जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो HI की होगी। ठीक है जी। अच्छा, और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात याद रखिएगा कि भाई इन तमाम उसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास होगा वो यहाँ पे HI होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर उससे कम रिएक्टिव जो होता है वो HBr होता है, फिर उससे कम रिएक्टिव HCl होता है, और सबसे स्लो रिएक्टिव HF होता है। तो रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कह लें क्या, रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज्यादा जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा किसी चीज का वो उतना तेज रिएक्शन करता है। ये इस तरीके से होता है। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी का ये टॉपिक यहाँ पर रिएक्टिविटी वगैरह तक है, तो ये डिस्कस किया हुआ। अब ये मैंने 4-5 रिलेशंस बना दिए, इन 4-5 में से मेरे ख्याल में 3 कोई से रिलेशन है जो टेक्स्ट बुक में है, तो वो देख लीजिएगा कि क्या है, लेकिन ये रिलेशन सारे आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको जो है वो आप सारे ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन इसमें से आता है, तो शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके जी, मूव ऑन। अगला टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था। ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझ के पढ़ने का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक आप लोगों ने थोड़ा बहुत सभी ने पढ़ा हुआ है, सबको इसका आइडिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि क्या होता है, कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम इसकी कुछ डिटेल्स और डिस्कस कर लेते हैं अपने हिसाब से, कि भाई हमारे हिसाब से आपको जो बातें पता होनी चाहिए, तो थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं क्या। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक केस है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कभी बचपन में पढ़ी हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक केस है। अब बेसिकली ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का केस है, इस बात का क्या मतलब होता है जरा समझिएगा। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर होता है, और जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो पोलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों कहीं पे HF का बॉन्ड बना हुआ है, HF का बॉन्ड,
तो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो इनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो बनने वाला बॉन्ड एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही, ये बात सबको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर H का बॉन्ड H के साथ बन जाए, ठीक है, तो ये दो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जब दो सेम एलिमेंट्स आएंगे तो उनका जो बॉन्ड बनेगा वो बनने वाला बॉन्ड एक नॉन पोलर बॉन्ड वहां पर होगा, ठीक है। तो बात यहां पर हम जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पोलर बॉन्ड्स के हवाले से। तो यहां पे थोड़ा सा ये आइडिया जो है वो ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आपके पास दो एटम्स हैं और उनके दरमियान में एक पोलर बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जब भी पोलर बॉन्ड बनता है बच्चों तो उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन जो होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है जी। तो आपके पास ये HF का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से HF का एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, इसी तरह HF का एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। इन तमाम मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन के जो एटम्स है उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने हैं दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है दीज आर पोलर बॉन्ड्स। अच्छा, अब होता क्या है, अब यहां पे सिचुएशन इस तरीके से चल रही है कि पहला वाला जो पोलर मॉलिक्यूल है ये वाला, ठीक है, उसका जो नेगेटिव पोल होगा जैसे फ्लोरीन वाला पोल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पहले मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ वीकली अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है वो तीसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर तीसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है वो चौथे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा। तो भाई वो अट्रैक्शन की फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के दरमियान में लगती है, तो ये जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है इन अट्रैक्शन की फोर्स को नाम दिया जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं जो एक मॉलिक्यूल के, एक पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के दरमियान में लगती हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को नाम दिया जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का। यानी दो डायपोल्स के दरमियान लगने वाली अट्रैक्शन की फोर्स डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाती है। तो ये जो डॉटेड में फोर्सेस बनाई हुई हैं दीज आर वीक फोर्सेस, दीज आर वीक बॉन्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड डायपोल डायपोल बॉन्ड्स या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, अब अगर मॉलिक्यूल्स में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल की एक सीरीज चल रही है और उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है वो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो अब क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी तो ऐसी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे, ऐसी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट करे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो जस्ट एक सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। अगर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो वो एक सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। अगर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पे कहलाएगा। ये इस तरीके से होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक केस है, ये एक वीक बॉन्ड होता है। अच्छा, इसके हवाले से दो तीन बातें हैं। ये एक वीक बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक सेकेंडरी बॉन्ड होता है। सेकेंडरी बॉन्ड, मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड जब पढ़ाए थे तो मैंने कुछ इस तरह की टर्म वहां पे भी डिस्कस की थी कि सिग्मा बॉन्ड इज अ प्राइमरी बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज अ सेकेंडरी बॉन्ड। तो सेकेंडरी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा बॉन्ड जिसके बनने से पहले ऑलरेडी कोई बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो बॉन्ड सेकेंडरी होगा। जो बॉन्ड पहले बनेगा वो प्राइमरी होगा, जो बॉन्ड बाद में बनेगा वो सेकेंडरी होगा। जैसे हमने ये पढ़ा था, मैं पीछे लेक्चर का अगर एक क्विक रेफरेंस वहां पे डिस्कस करूं तो पीछे लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई अगर दो एटम्स के दरमियान
ये सिग्मा और पाई वाला लेक्चर आपके सामने आया हुआ है कि अगर दो एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा यानी एक से ज्यादा बॉन्ड्स आ जाएंगे तो एक सिग्मा होगा और आगे जो बॉन्ड्स आ रहे हैं वो पाई बॉन्ड्स होंगे, यही पढ़ा है। तो इसलिए जब पहला बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान में बनेगा वो हमेशा सिग्मा बनेगा और वो बॉन्ड हमेशा प्राइमरी बॉन्ड होगा। और जब दो एटम्स के दरमियान में दूसरा बॉन्ड बनेगा तो दूसरा बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो पाई होगा, यानी वो बॉन्ड एक सेकेंडरी बॉन्ड यहां पर होगा। ये इस तरीके से होगा, ठीक है जी। तो प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि प्राइमरी बॉन्ड वो है जो पहले बन जाता है, सेकेंडरी बॉन्ड वो होता है जो प्राइमरी बॉन्ड के बाद ही बनेगा, सही। जब तक प्राइमरी बॉन्ड नहीं बनता तब तक सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों सेकेंडरी बॉन्ड है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने से पहले पोलर बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर दो एटम्स के दरमियान में पोलर बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली कभी नहीं बनेगा, हमेशा पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसलिए चीज याद रखिएगा कि जो पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड इज अ प्राइमरी बॉन्ड, यानी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, इट इज अ प्राइमरी बॉन्ड। और उसके बाद फिर जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये इस लिहाज से सेकेंडरी है क्योंकि इससे पहले पोलर बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर दो एटम्स में पोलर बॉन्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पोलर बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो पहले से होना जरूरी है। तो इसलिए इट इज अ सेकेंडरी बॉन्ड। अच्छा, इसके लिए कुछ और विकैबुलरी भी इस्तेमाल होती है। इसके लिए प्रोटॉनिक ब्रिज की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है, प्रोटॉनिक ब्रिज, ठीक है जी। प्रोटॉनिक ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसके लिए प्रोटॉन की टर्म इस्तेमाल की जाती है। जब H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए प्रोटॉनिक ब्रिज की विकैबुलरी इस्तेमाल की जाती है। तो ये विकैबुलरी हाइड्रोजन बॉन्ड की याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉनिक बॉन्ड, प्रोटॉनिक ब्रिज। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स में बनेगा और किन मॉलिक्यूल्स में नहीं बनेगा। ये एमसीक्यू आपके इंटर लेवल में तो हल्का फुल्का पूछा जाता है, लाइट नोट पे पूछा जाता है, लेकिन ये एमसीक्यू बड़ा हैवी पूछा जाता है, एनटीएस वगैरह के पेपर में काफी फ्रीक्वेंटली आया हुआ है और ये बड़ा ट्रिकी एमसीक्यू होता है। अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए जाएं, ठीक है बच्चों, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ चीजों का फॉर्मूला दे दिया जाए, लाइक आपको नंबर 1 पे दे दिया मीथेन, ठीक है। नंबर 2 पे आपको दे दिया लाइक अमोनिया, सही। नंबर 3 पे आपको दे दिया HCl, ठीक है। और नंबर 4 पे आपको दे दिया H2O, सही। नंबर 5 पे आपको दे दिया, अब जरा काम की बात समझना, बहुत ट्रिकी पॉइंट है ये वाला ना, और ये बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं। नंबर 5 पे आपको कोई अल्कोहल दे दिया, मिथेनॉल CH3OH। चैप्टर से केमिकल इक्विलिब्रियम में इथेनॉल बहुत आया ना, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, केसी के न्यूमेरिकल में याद होगा। नंबर 6 पे आपको यहां पे दे दिया HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है जी। नंबर 7 पे आपको दे दिया यहां पे सपोज करें बेंजीन C6H6। मैं ख्याल में इतनी काफी, यहां से बात समझा दूंगा मैं। अगर आपको इस तरह के मॉलिक्यूल्स दिए जाए बच्चों और आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ इनमें किन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और किन में नहीं है, तो बात तो यह है कि हाइड्रोजन तो सब में आ रहा है। मीथेन में भी हाइड्रोजन है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन है, HCl में भी है, वाटर में भी है, अल्कोहल में भी है, HF में भी है, बेंजीन में भी है, सब में हाइड्रोजन है। अब अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो उस मॉलिक्यूल में लाजमी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, लाजमी नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिर्फ हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, अकेला हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी बातें वो होना जरूरी है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक टर्म अक्सर हम कैम्ब्रिज वालों को पढ़ाते हैं, फॉन की टर्म, फॉन, FON, फॉन, ठीक है। फॉन की टर्म याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में बनता है जिनमें हाइड्रोजन के साथ फोन होता लगा हुआ, जिनमें हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन हो
या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो, या फिर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हो। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स में बनेगा, उसके अलावा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कभी भी किसी मॉलिक्यूल में नहीं बनेगा, भले से जिस तरह की भी चार्जेस हो। तो इसलिए फोन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि भाई मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, तो भाई मीथेन में हाइड्रोजन के साथ कार्बन है। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता, मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? अमोनिया में हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आ गई, तो नाइट्रोजन है, इसलिए अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? हाइड्रोजन के साथ फोन नहीं है, नहीं बनेगा। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? हाइड्रोजन के साथ फोन है, यानी कि ऑक्सीजन है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? अल्कोहल में हाइड्रोजन के साथ इस जगह पे ऑक्सीजन आ रही है, तो लिहाजा इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? तो HF में हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल आएगा। बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? बेंजीन में हाइड्रोजन के साथ फोन नहीं है, ना फ्लोरीन, ना ऑक्सीजन और ना ही नाइट्रोजन, तो फोन नहीं है, तो बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरे ख्याल में काफी आसान हो गया ना समझना। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स में होंगे, उनके अलावा किसी और मॉलिक्यूल में नहीं होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ रिलेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हवाले से, तो वो रिलेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं इसको बीच में बिला वजह डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ और आप लोग जो है 1 मिनट के बाद रिज्वाइन करें, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेशन से जो है अब यहाँ पे बात को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो इसके रिलेशन को डिस्कस करते हैं। आप रिज्वाइन कीजिए आफ्टर 1 मिनट।